आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ऐतिहासिक काल के उस समय की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन एक निश्चित जानकारी हमारे पास नहीं है, और वो है वैदिक काल। क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में, खासकर एनसीईआरटी में, वैदिक काल को वो स्थान नहीं मिला है जो हायर स्टडीज़ में मिला हुआ है। तो मैं सर से कहूँगी कि वो वैदिक काल को इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों, जब इंडस वैली आपने पढ़ी या सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा, उसका देखा कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास तक इंडस वैली अपने पतन की अवस्था में पहुंच जाती है जी। लेकिन जो वैदिक इरा है वो 1500 बीसी के आसपास से स्वीकार किया जाता है। तो इन 300 सालों में जो हरियाणा से लेकर के या उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब से लेकर के और वर्तमान जो पाकिस्तान तक का एरिया है, ये और इस एरिया में 300 सालों तक ह्यूमन गतिविधियाँ न्यूनतम रहती हैं और प्रकृति जो इंडस वैली के समय में डिस्टर्ब हो गई थी वो फिर से संतुलित हो जाती है, यानी मनुष्य के उपभोग के लिए तैयार हो जाती है। जी सर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 4 वेदों के रचयिता जिनको माना जाता है, और जो वेदों के रचना का काल है उसी को मोटे तौर पर वैदिक काल माना जाता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों ने वेद लिखा और आर्य भारतीय नहीं थे। सर, इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, 2 चीजें, व्यक्तिगत मेरा मत है कि आर्य भारतीय ही थे, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो एक्सेप्टेड मत है वो मैक्स मूलर का है, जिसमें मैक्स मूलर ये कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से। ठीक है, आज तक ऐसा कोई उस बंटवारा आज समय लग रहा है, उस समय देश की कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। अफगानिस्तान तक तो भारत की ही बाउंड्री छूती थी, और अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर के रहने वाले अगर वो आ रहे थे तो भी वो भारतीय ही थे। फिर भी आज के डेट में वो मध्य एशिया के माने जाते हैं। और भारतीय राजनीतिक परंपरा में आर्यों की क्या देन है, किन नई चीज़ों को वो लेकर के आए थे? देखिए, राजनीतिक परंपरा में अगर आप देखें तो राजा और राजन की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आर्य नई तरीके से व्यवस्था लेकर के आते हैं। क्योंकि जो इंडस वैली में हम चीज़ों को देखते हैं, राजा नहीं मिलता, उसमें राजन जैसी या राजा जैसी कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है। और उसके साथ अगर आप देखें तो आर्य जब यहाँ आते हैं तो कबीलों के रूप में कबीलाई संस्कृति डेवलप होती है, और 10 कबीले प्रमुख होते हैं। उसमें 5 की चर्चा हम लोग ज़्यादा करते हैं, अनु, द्रयु, यदु, पुर और तुर्वस। इसके साथ साथ 5 कबीले और हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भरत वंश है और इन 10 राजक युद्धों में 10 कबीले हैं, इनके मध्य जो युद्ध होता है वो 10 राजक युद्ध के रूप में कहलाता है। और वैदिक इरा अब राजन से राजा की कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है। ये सर वही भरत कबीला है जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, वही भरत कबीला है। क्योंकि 10 राजक युद्ध जब होता है तो ये 10 सारे के सारे 10 राजा जो है कबीले हार जाते हैं, और भरत एक शक्तिशाली वंश के रूप में आते हैं। और उसके साथ जो 10 राजज्ञ हैं उनमें से एक जो है कबीला होता है पुरु जी। तो पुरु और भरत मिलकर के फिर एक नया राजवंश बनाते हैं, वो कुरु राजवंश कहलाते हैं, जो फिर वो महाभारत हो जाते हैं। इस तरह से हमें वैदिक काल में एक राजनीतिक विकास दिखाई देता है जी, जो कि इंडस वैली से पूरी तरह से अलग होता है। वो व्यापारिक सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, ट्रेड बेस्ड सभ्यता थी। ये अर्ली वैदिक में पशुचारण बेस्ड सभ्यता थी, और ये सिंपल सोसाइटी थी। इंडस वैली की तरह कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि अर्ली वैदिक में हमें ब्रह्म और क्षत्र ही जातियाँ मिलती हैं, और उसके साथ में बाकी अदर्स मिलती हैं। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स अर्ली वैदिक में दिखाई हमको नहीं देता। आपका तात्पर्य ये है कि सर जो सैंधव सभ्यता थी उसमें तो हमको समाज में वर्ग ही नहीं दिखाई देते, खासकर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के आधार पे। वर्तमान समय की वर्ण व्यवस्था का आधार कहीं ना कहीं वैदिक काल में खोजा जाता है। तो अब सिंधु घाटी में क्या आधार था, ये तो लिपि ही नहीं पढ़ी गई है, इसलिए उसको जान पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग वैदिक समाज से ही, और दूसरा वैदिक समाज में जो हमें जाति निकास वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में दिखाई देता है वो आज तक है जी। तो ये आरंभिक वैदिक काल में नहीं था, और कब ये 4 वर्ण कब? देखिए, अर्ली वैदिक में तो ब्रह्म क्षत्र 2 थे और विष था, बट क्योंकि पशुचारण व्यवस्था थी तो पशुचारण व्यवस्था में वैश्य का स्थायी वर्ग के रूप में नहीं था। जो अन्य जितने लोग थे वो विष ही कहलाते थे। शूद्रों की उत्पत्ति कब से मानी गई है? देखिए, जब हम 1000 BC से
इस तरफ आते हैं 900 से 800 BC की तरफ, यानी लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, तो देखिए जो ब्रह्म था ब्राह्मण के रूप में, क्षत्र क्षत्रिय के रूप में, और जो विष वर्ग था, अन्य वर्ग विष था, जिसमें सारे समाज के जितने लोग थे जो कृषि करते थे या जो भी कुछ करते थे वो सब विष कहलाते थे। लेकिन यहाँ आकर के वैश्य वर्ग स्टेबल हो जाता है और वो व्यापारी समूह के रूप में रहता है, और साथ में सेवा करने वाला एक जो समूह है वो शूद्र वर्ग के रूप में हमें दिखाई देता है। तो सर ये जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का उल्लेख किया जाता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है कि ब्रह्मा के शरीर से, मस्तक से, ब्राह्मणों की भुजाओं से, क्षत्रियों की जंघाओं से, वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, तो क्या ये आरंभिक ऋग्वेद का? नहीं, 10वां मंडल नया मंडलों में है, बाद में वो बनाया गया है, और ये लेटर वैदिक पीरियड का ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अर्ली वैदिक समाज में ब्रह्म और क्षत्र ही थे, बाकी अन्य वर्ग के। महिलाओं की स्थिति पे और कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर हम देखें कि जो अर्ली वैदिक इरा है उस काल में महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, यानी वो सभा और समिति जो राजनीतिक संस्था थी जो राजन का चुनाव करती थी जी। इसका मतलब कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा में था राजनीति में, और आप देखते हैं भारत आज इतना बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बट महिलाओं का पार्टिसिपेशन उस तरह से अभी भी नहीं हो पाया जैसा अर्ली वैदिक समाज में जी। हम लोकसभा की महिला सदस्यों की बात करें तो वो अभी भी अपनी आबादी के अनुपात में नहीं है और बहुत नीचे स्तर पे है जी। और उसके लिए भी सरकारों ने एक विशेष प्रयास किया है उन्हें आगे लाने के लिए जी। तो अर्ली वैदिक में महिलाएं बहुत शक्तिशाली थी, बट धीरे धीरे जब राजन यानी जब सभा और समिति एक व्यक्ति का चुनाव करती हैं राजन के रूप में, तब तक वो शक्तिशाली रहती है, लेकिन धीरे धीरे राजन अपने पद को वंशानुगत कर लेता है जी। और सभा और समिति को नियंत्रित करने लगता है, और इस तरह से महिलाओं का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो समाज में कम होने लगता है, राजनीतिक रूप से वो कमजोर होने लगती है। पशुचारी समाज से कृषक समाज में जो कन्वर्जन हुआ वैदिक लोगों का, संभवतः ये भी उसका एक रीजन रहा। हाँ, ये भी एक रीजन था, लेकिन शक्ति जब बंटने लगी तो उसमें क्योंकि महिलाओं को प्रजनन करना होता है, तो वो उस तरह की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उतनी तरह से शायद फिट नहीं हो पा रही थी, और उन्होंने अपने आप को घर तक सीमित किया राजनीतिक व्यवस्था से, क्योंकि अब ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बनने लगे थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक इकाइयाँ बनने लगी थी, और उसमें महिलाएं फिर अपने आप को फिट शायद नहीं कर पाती थी। धन्यवाद सर। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।